वहाँ पर उनका साल में एक बार जो त्योहार होता है, उस मौके का फ़ायदा उठा के बाबा वहाँ पर सबको लेके गए थे। और इस बारे में एलिजाबेथ पैटरसन कहती है कि ये जो कोइंसिडेंस था, ये संजोग था या बाबा का प्लानिंग था, इसके बारे में एलिजाबेथ आश्चर्य व्यक्त करती है। तो हमने पिछले बार यहाँ तक आए थे, आप लोगों को याद होगा कि बाहुबली ये सब बाबा गए, गौतमेश्वर गए। आज इसके बारे में, ये सफ़र के बारे में हम आज आगे पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पेज नंबर 334 पर है। किसी ने पिछली बार पूछा था पेज नंबर, और किसी के पास ये किताब है तो मुझे प्लीज जरूर बताना, हाँ, ग्रुप में से। Baba contacted a holy man when they were returning to the vehicle. At the bottom of the stairs leading to the base of the monolith, on an inauspicious veranda, Elizabeth wrote, exposed to sun or rain. Inauspicious नहीं है वो, Inconspicuous है. Exposed to sun or rain sat a nude man, reminiscence of the ancient ascetic Jain, who, feeling the presence of Master, looked out so that we chanced to see his feet. His face. ये अपना चश्मा साफ कर लो इससे पहले। तो हमने देखा कि बाबा को यदि जब आत्मा की तैयारी होती है, तब स्वयं अवतार या सद्गुरु उसको किस प्रकार से संपर्क करता है, इसका ये कई बार हमने ये उदाहरण देखा है। तो इस भेंट में भी ऐसा ही हुआ, और ये इतना मतलब ध्यान से माइन्यूटेस्ट डिटेल कैसा वहाँ पर ऑब्जर्व हुआ, तो इसके बारे में वो कहते हैं कि इसी समय में एक पवित्र आत्मा को, मनुष्य को बाबा ने संपर्क किया। जब वो वहाँ से कहाँ पर वो स्टैचू से, वो सेक्रेड प्लेस जो है जैन की, गोमतेश्वर का जो स्टैचू है बहुत ऊंचा, आपने इसके बारे में सुना होगा। तो वहाँ से उसका दर्शन करके या उसको अपना रिस्पेक्ट देके जब नीचे वो लोग अपनी बस की तरफ आ रहे थे, तब उन्होंने एक पवित्र मनुष्य को देखा, जो कि कई बार जो ये प्रगत आत्माओं की भेंट दिखने को सहज दिखती है। तो वो कहाँ पर मिला, इसका वर्णन उन्होंने किया कि मोनोलिथ मतलब एक ही पत्थर में से बना हुआ खंबा, तो या पत्थर का खंबा, और इनकॉस्पिशियस मतलब एकदम सामान्य, ध्यान नहीं जाने वाला, नजर नहीं आने वाला, एकदम एक ही पत्थर से ऐसा वरांडा बना था, चौथरा बना था, और वहाँ पर एक एकदम साधारण वरांडा था। तो एलिजाबेथ लिखती है कि सीढ़ी उतर करके जो वरांडा था, ये व्यक्ति वहाँ पर बाबा से मिला। वो कैसा था, तो सूरज और बारिश से उसकी त्वचा पूरी एकदम टैन हो गई थी, और वो नंगा था, पूरा बदन पर कपड़े नहीं थे। जिसको कहते हैं, जैन में दो पंथ होते हैं, एक दिगंबर पंथीय होते हैं, दूसरे श्वेतांबर होते हैं। तो दिगंबर पंथीय जैन जो है कपड़े पहनते नहीं है, और श्वेतांबरी है, श्वेतांबरी जैन जो होते हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो ये जो दिगंबर पंथीय होते हैं आम दुनिया के सामने नहीं, वो उनके जो जैन मंदिर हो गए, पहाड़ों में हो गए, अंधेरा जगह में वो पड़े रहते हैं या अपना ध्यान धारणा करते हैं। तो उसने तुरंत बाबा का प्रेजेंस महसूस करते ही बाबा की तरफ उसने देखा, और वी चांस टू सी हिज फेस, ऊपर उसने देखा बाबा की तरफ, और इसकी वजह से हम उसको चेहरा उसका देख पाए, ऐसा एलिजाबेथ कहती है। आगे एलिजाबेथ कहती है, द मास्टर्स आईज मेट हिज and the inner contact was made in that moment. To those who are spiritually advanced, how little time is needed.
कितना सुंदर, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जो वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टया प्रगत है, तैयार है, उनको कितना कम समय लगता है ना। और बाबा ने भी यही कहा है कि पलक झपकते ही मैं आपको साक्षात्कार दे सकता हूँ। एक पल की देर भी, पल का समय भी अधिक हो सकता है। कोई तो भी हमने किताब पढ़ी, इसमें है आया है, आप लोगों को याद होगा कि पलक झपकते के समय में, एक पल भर में सभी सातों भूमिकाओं से उनको गुजार कर मैं ईश्वर साक्षात्कार दे सकता हूँ। तो ये उसी बात को यहाँ पर एलिजाबेथ अपनी भाषा में लिखती है कि तुरंत दोनों की, वो जो दिगंबर पंथी या जैन साधु और बाबा की आंखें मिली, आंतरिक उनका संपर्क हो गया प्रस्थापित। और जब कोई आध्यात्मिक दृष्टया प्रगत है तो कैसे उसको तुरंत बाबा की भनक भी लग गई, दोनों की आंखें मिली। This man is recognized in the vicinity as the present guru of the Jains. Baba said that he was not a must because he was conscious. उस समय में, उस इलाके में, उस एरिया में इस मनुष्य को उनका तभी का, उस समय मतलब 1939 की ये बात चल रही है, उस समय में उस इलाके के जो जैन रहते उनका एक मुख्य रहता है, तो उनका ये मुख्य था। और बाबा ने कहा कि वो मस्त नहीं था, उसको पूरा संसार का भान था। आगे चलते हैं। They returned to Hassan and the women rested for the remainder of the day. The following morning, Baba escorted them to the ancient towns of Belur and Halebid. अच्छा, तो हम देख रहे थे कि अब ये हसन जा रहे हैं, तो अगले दिन वो हसन वापस लौट गए। उस दिन उन्होंने आराम किया और उसके अगली सवेरे बाबा उनको जो अत्यंत प्राचीन शहर है बेल्लूर, और हलेबीड मतलब हुबली है क्या? नहीं, हलेबीड गाँव से मोटा है। अच्छा, हलेबीड। अच्छा, बेल्लूर और हलेबीड नाम की जगह बाबा उनको लेके गए। Elizabeth characterized Halebeeds as a little village situated in a cup-shaped valley where tigers and wild boar are said to roam in freedom. तो इसके बारे में एलिजाबेथ ने इसका वर्णन किया। हड़ेबीड नाम की जो जगह है वो कहती है एक छोटा देहात है और एकदम कप जैसी जो खाई है इसमें ये बैठा हुआ, मतलब चारों तरफ उसकी क्या होगा, पहाड़ हो गए, कप जैसी खाई है, वैली है, उसमें वो है जहाँ पर बाघ और जंगली भालू ये सारे आज़ादी से यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। ये क्या है, दोरस वगैरह। अच्छा, रिन्यूड सिटी हड़ेबीड जो है, इसके बारे में है कि ये कभी कौन से काल में ये राजधानी रही होगी। द्वारस मुद्रा, उसका पुराना नाम है द्वारस मुद्रा। पेज नंबर 335। It was also the seat of the 12th century Hoysala emperors and location of a temple to Vishnu. Baba and the women toured several of the elaborately ornamented temples for which the towns are renowned. तो ये जो हौसला साम्राज्य जो था 12वें शतक में, वहाँ पर ये हौसला साम्राज्य का मुख्य स्थान था और यहाँ पर विष्णु का मंदिर है, उसके लिए भी ये प्रसिद्ध था। और बाबा महिलाओं को लेकर के कई सारे जो है, इसके बहुत हेमाड़पंथी मंदिर उसको कहते हैं शायद से। तो इस जो भी है मतलब काफ़ी सारी पत्थर पे कलाकुसर की हुई, ऐसा इसलिए ऑर्नामेंटेड टेम्पल्स कहा कि काफ़ी सारी कलाकुसर सुंदर काम इन मंदिरों पे किया है। तो उस शहर में फॉर विच ये जो जगह है हड़ेबेड़ी, ये इस प्रकार के मंदिरों के लिए जानी जाती है। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है वहाँ पर। तो बाबा उस जगह पर ये सारे मंदिर दिखाने के लिए महिलाओं को लेके गए।
Although he was suffering from diarrhea and feeling not at all well, the next morning Baba was determined to show the women the shrine of Baba Budan. एट बाबा बुदा। तो एक्चुअली बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, दस्त बाबा को हो रहे थे और बाबा को ठीक भी नहीं लग रहा था। फिर भी बाबा ने ये तय कर लिया कि वो महिलाओं को अगले दिन सवेरे सवेरे ये बाबा बुदान की जो दरगाह है, वहाँ समाधि है, उसको दिखाने के लिए लेके जाएंगे। यहाँ बाबा बुदान की दरगाह के बारे में एक साइड नोट पढ़ के फिर हम आगे इसकी यहाँ पर बाबा ने जो भेंट दी महिलाओं के साथ, इसके बारे में सुनेंगे। The cave-like shrine atop Baba Budangiri commemorates the lives of three saints or deities venerated by Sufis and Hindus: 11th century Sufi saint Dada Hayat, 17th century Sufi saint Baba Budan, and the Hindu deity Dattatreya. Baba तो ये जो श्राइन है या समाधि है, वो एक गुफा जैसी है, समाधि है, गुफा में है या गुफा जैसी है। तो जो बाबा बुदानगिरी पहाड़ करके वो पहाड़ प्रसिद्ध है, वहाँ पर तीन जो संत है उनका स्मारक के लिए इसको माना जाता है। जैसे कि सूफी संत है, हिंदू संत, और 11वीं सदी के एक सूफी संत है और उनका नाम दादा हयात था। 17वें शतक के सूफी संत है बाबा बुदान और हिंदू देवता दत्तात्रेय। तो लोगों का स्थान था। ये तीनों का करके ये स्थान माना जाता है, तीनों के ये स्थान था। Baba first visited the shrine in May 1936 during his stay in Mysore. मई 1936 में जब बाबा मैसूर में रहे थे, तब बाबा ने पहली बार इस श्राइन को भेंट दी थी। A steep and winding road leads to the summit, and the public bus in which Baba and the men travelled barely made it to the top. तो ये ऊपर ना शिखर तक जाने के लिए पूरा घाट बोलते हैं ना, एकदम घुमावदार रास्ता है और खड़ी ढलान है वहाँ पर, और जैसे वैसे वो ऊपर तक गए। They spent one night in the dark bungalow where Baba sat in seclusion for an hour during the afternoon, engaged in inner work. तो वहाँ पर ये ध्यान रखने जैसी चीज़ है, अगर कोई जाता है इतना ऊपर चढ़कर, तो वहाँ डाक बंगलो है ऊपर चोटी पर। हम कौन सी जगह गए, वहाँ पर भी ऐसा चोटी पर एकदम एकांत में डाक बंगलो था, वहाँ पर भी बाबा गए थे। खैर वो जगह बाद में बताएंगे, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है जगह का। तो ये भी एकदम खड़ी ढलान और वहाँ पर चोटी पर डाक बंगलो, वहाँ पर बाबा ने एक रात बिताई और 1 घंटे के लिए वहाँ पर बाबा सेक्लूजन में एकांतवास में बैठे। Baba also spent time in seclusion at Belur and Hassan on May 5 and 6, 1936. तो 5 मई और 6 मई 1936 को हसन और बेल्लूर में भी बाबा ने एकांतवास किया। अब ये जो भेंट थी इन लोगों की बाबा बुदान की श्राइन को, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। They left at 6:15 and the last part of the 64-mile drive up a steep and winding road to 5,500 foot summit was almost more than the beleaguered blue bus could handle. But Donkin managed to reach the top without incident, Donkin called it. डॉकिन जो है एकदम बाबा मैड कहते ना, बाबा का मस्तान था ये। बाबा पर इतनी दृढ़ निष्ठा उसकी थी, हालांकि ये उसकी आश्रम में पहला वास्तव्य था, यंग था और ये पहली ब्लू बस टूर थी उसकी। फिर भी बाबा पर जो उसका अदम्य दुर्दम्य विश्वास था। और जैसा कि हम अब पढ़ रहे हैं, फ्राइडे को, ये फ्राइडे का रहेगा, हाँ अभी 26 को रहेगा, आप लोग ज़रूर जुड़ना, मिस नहीं करना। डॉक्टर डॉन्किन के जीवन के बारे में किताब पढ़ रहे हैं, फ्राइडे को रात को 7:45 को होता है। तो हमने पिछले बार उसमें देखा, देखो बाबा का कार्य होता है तो इतना बार हमने ये महसूस किया। अब वहाँ पर वो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डॉन्किन ब्लू बस चला रहे हैं, ये बाबा की कुछ तो कार्य की विधि है। एनीवे, तो
इतना खड़ी ढलान और घुमावदार रास्ता कि कोई भी आदमी डर जाएगा वहाँ पर बस लेने के लिए। लेकिन डॉन्किन ऊपर तक बस लेके गया, कोई भी अपघात घटे बिना। तो डॉन्किन जो है, इसका अगर पूर्व चरित्र देखेंगे तो अल्पाइन क्लब करके जो इंग्लैंड का प्रसिद्ध क्लब है, उसका वो मेंबर था। उसके पिताजी, चाचाजी, दादाजी, सभी लोग परिवार के जन जो है गिर्यारोहक थे। इसने कई सारे आल्प्स पर्वत वगैरह कई सारे जो पर्वत है इसका गिर्यारोहण कर चुका था। तो वो जो उसका धाड़स है, दुर्दम्य विश्वास और बाबा पर विश्वास, वो यहाँ पर इतनी ये अजीब ब्लू बस थी, डिसप्रपोर्शनेट मिसप्रपोर्शनेट थी। बस कितनी और उसके ऊपर का लगेज कितना, इसका कोई हिसाब नहीं था। ऐसी बस कभी भी गिर सकती है, चली नहीं सकती रास्ते पे, ऐसा लोगों ने कहा था। उस बस को इस तरह की बिल्कुल डिफ़िकल्ट, ऐसी दिक्कत भरी जगह पर डॉन्किन लेके गए। डॉन्किन कहते हैं, अब डॉन्किन की शब्दों में सुनेंगे। A lovely road climbing through dense wild jungle with occasional coffee plantations and superb views high up over endless valleys of dense wild jungles full of elephant and tigers. तो उस जंगल के बारे में डॉन्किन वर्णन कर रहे हैं कि वो बहुत सुंदर रास्ता था, लवली कहते हैं, क्योंकि ये साहस प्रिय आदमी था। तो जहाँ पर लोग गाड़ी में बैठ के ऊपर जाने को डर रहे थे, डॉन्किन उसको लवली कह रहे हैं। यहीं पर वो समझ में आ जाता है उनका चरित्र। तो कहते बहुत सुंदर रास्ता था, घना जंगल था, कहीं कहीं कॉफ़ी के बागान थे और ऊपर से ऊंचाई से दृश्य बहुत ही सुंदर दिख रहा था। इतनी सारी उसमें खाइयाँ थी, वैलीज थी और बहुत घना जंगल था जिसमें हाथी और बाघ भी थे। Baba very perky and happy up there, cool fresh streams and green mountain slopes. तो बाबा बहुत ही खुश थे। हालांकि बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, पर ऐसी जगह पर बाबा जाने के बाद चुस्त हो गए, दिलेर हो गए, खुश थे और एकदम वहाँ पर खुली अच्छी फ्रेश हवा थी ऊपर में और पहाड़ी के ढलान पर सारी ग्रीनरी थी। वो देखकर बाबा खुश हो गए। We had a picnic at rest house on top, and after lunch Baba took us down to see Baba Budan's tomb. तो हमने पहले ही देखा कि ये पहाड़ी की चोटी पर डाक बंगलो था और उस पहाड़ी के नीचे जो गुफा है तो उसके ऊपर शिखर होगा ही ना पहाड़ का, तो थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। वहाँ गुफा में ये बाबा बुदान की कब्र थी। तो वहाँ पर इन लोगों ने छोटा सा वहाँ रेस्ट हाउस जो है डाक बंगलो ऊपर चोटी पर, उसमें उन्होंने थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता करके और खाने के पश्चात लंच के बाद बाबा उनको नीचे बाबा बुदान की श्राइन पर लेके आए। Baba kept on pushing out heads down to avoid Baba kept on pushing out heads down to avoid our bumping our heads on the rocky ceilings. तो ये बाबा बुदान की गुफा बहुत छोटी, मतलब हाइट में, ऊंचाई में थोड़ी कम थी। तो ऐसी जगह एकदम झुककर बेंड होके जाना पड़ता है। तो बाबा स्वयं वहाँ खड़े होके सबको संभाल रहे थे। जाने वाले सबको सर को ऐसा बाबा नीचे दबाते थे और सर पर हाथ रखते थे ताकि वो सर ऊपर छत जो है गुफा की उसको टकराए नहीं। जैसे कि ब्लू बस है तो ऊपर उठते ही वो हमेशा जो लगेज का बॉक्स है वो टकरा जाता था। बाबा को खुद को 3 बार उसमें गहरी चोट आई थी। तो आप जब भी अभी ब्लू बस देखने जाओगे और वहाँ पर वॉलंटियर अच्छी होगी तो वो हमेशा आपको बोलेगी कि आपका सर टकरा जाएगा, झुक कर जाना। ब्लू बस गए हैं ना आप लोग मेराजाद में? या थैंक यू सुरेखा दे। Baba Budan apparently buried himself alive in this cave while in Samadhi, and he was the first man to introduce coffee from Arabia into India.
तो आप लोगों को पता होगा कॉफ़ी में अरेबिका या अरेबिक ना, अरेबिना कॉफ़ी जो है ये सबसे अच्छी मूल और प्रसिद्ध है, महंगी भी है, सबसे अच्छी टेस्ट है अरेबिका। अगर कॉफ़ी लेने जाओ तो अरेबिका की कॉफ़ी देना बोलना। तो ये कॉफ़ी भारत में सबसे पहले ये बाबा बुदान ने लाई थी, अब अरेबिका से लाई थी। और जैसे हमारे ज्ञानेश्वर के बारे में हम जानते हैं, उसी प्रकार से लगता है उन्होंने जीवंत समाधि जिसको कहते हैं, जिंदा समाधि उन्होंने ले ली थी। Apparently, travelers in the jungle still sometimes see him when they are lost, And he is though he is dead several hundred years ago. हालांकि कई शतकों पहले बाबा बुदान की मृत्यु हो गई है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि यदि कोई ट्रैवलर या घूमने वाला वहाँ पर पर्यटक खो जाता है तो अभी भी बाबा बुदान उसकी मदद करके उसको सही रास्ता दिखाते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसी वदंता है। Many recorded that Baba led Many recorded that Baba led the women into the caves where the Guru used to sit and told us some interesting facts about Baba Budan. तो मनी लिखती है कि बाबा महिलाओं को स्वयं उस बाबा बुदान की गुफा में लेके गए और बाबा बुदान के बारे में कई सारी दिलचस्प कहानियाँ बाबा ने महिलाओं को बताई। Baba explained, as he did on so many occasions, I have come for my work and you have no idea what duty I am fulfilling here. तो बाबा ने महिलाओं को बताया, यहाँ पर मैं मेरे काम के लिए आया हूँ और यहाँ आकर मैं क्या अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ उसकी तुमको कल्पना तक नहीं है। मैं मेरी ड्यूटी निभाने यहाँ आया हूँ। देखो अब बाबा ये कह रहे हैं कि उनकी ड्यूटी निभाने बाबा वहाँ आए हैं। These places have a spiritual atmosphere and my presence will give them a push. बाबा कहते हैं ऐसी जगह पर आध्यात्मिक माहौल होता है, रहता है। कई लोग वहाँ आते हैं, दत्तों को मानने वाले आते हैं, 2 सूफी संतों के लोग आते हैं, बाबा बुदान की समाधि वैसे ही प्रसिद्ध है। तो ये आध्यात्मिक जगह पर जो लोग सही श्रद्धा भावना से आएंगे उनका लाभ होने के लिए ऐसी जगह को एक आध्यात्मिक वापस उसका माहौल बना के रखने के लिए, शुद्धता बरकरार रखने के लिए अवतार सद्गुरु उसको भेंट देते हैं। तो बाबा कहते हैं एक आध्यात्मिक पुश देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। In between excursions, the children created their own diversions. At the dark bungalow where they were staying was a huge tamarind tree and much of its fruit had ripened and fallen down. तो ये जब बड़ों का सबका चल रहा था तो इसके बीच में छोटे बच्चों जो थे, ये सब ग्रुप के साथ कौन कौन छोटे बच्चे थे, बैदुल की बेटी सारवार थी, मेहरबान जसावाला थे और क्या उसका नाम, ऐसे 3 4 5 6 बच्चे वहाँ पर थे, 2-4। हाँ जंगू थे, जंगू तो और भी छोटा था। तो ये सारे बच्चों का अपना यहाँ वहाँ दौड़ना घूमना चालू रहा था। तो उसमें पर उन्होंने क्या किया कि उस डाक बंगलों में कई सारे बहुत बड़े बड़े इमली के पेड़ थे और ये इमली पककर कई सारी इमलियाँ नीचे गिरी थी। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इमली बोलते ही कईयों के मुख में पानी आ गया होगा, अपने आप ही होता है। ये जो खट्टी मीठी उसकी टेस्ट रहती है तो ये इससे संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही हालत ये बच्चों की हो गई। बहुत सुंदर कहानी है ये, अभी इन बच्चों के खास करके मेहरबान ने उस वीडियो में भी इस कहानी को बयां किया है। वो वीडियो भी हमने बी विद बाबा में डाला है, इसमें ब्लू बस में डाला है कि नहीं मुझे याद नहीं, अगर नहीं डाला है तो डाल देंगे। हाँ। The children had been forbidden to eat the pulp from the tamarind pods. You had to sneak tamarind, either needle of just in the joyous path. It was a sour fruit that grows up forbid children to eat because it was considered bad for the throat, which made it irresistible. तो हेदर नेडन ने जॉयस पाथ जो किताब उन्होंने मनी की डायरियों को इकट्ठा करके लिखी है, उसमें वो भी कहती है कि इस इमली को खाना बच्चों को मना करते हैं
खास करके बाबा तो मना ही करते थे, क्योंकि ये खट्टा फल होता है, इससे खांसी हो सकती है, गले में खुजली हो सकती है। तो बाबा हमेशा मना करते थे उस बच्चों को ये खट्टा खाने से। और फिर जो चीज़ मना है वो तो और भी ज़्यादा इरेजिस्टेबल होती है, और व्यक्ति को उसके प्रति लोभ होता है। तो इस प्रकार से वो कहती है कि वो जो बच्चों के लिए ये पॉट्स मतलब फली, फली मतलब ये जो इमली की रहती है ना, उसमें से निकाल करके जो खाते हैं, तो ये बच्चों को मना था। आगे देखते क्या हुआ। The temptation proved too much for the young ones, as Meherwan recalled. तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा टेम्पटेशन था, इतना मोह हो गया, आकर्षण हो गया उनको वो इमली खाने का। इसके बारे में मेहरवान के शब्दों में हम खुद उनके स्वयं शब्दों में आगे पढ़ सुनेंगे। No one was watching us supposedly, so Meru, myself, Sarwar, we all had a good feast on those fallen tamarinds. They were very tasty, sweet and sour is what children always like. तो मेहरवान कहते हैं, मेहरवान, मेहरू, सारवार, ये तीनों थे। तो उन्होंने क्या देखा, आजू बाजू कोई हमको शायद देख नहीं रहा, चलो खाते हैं। तो ये खट्टा मीठा टेस्ट बहुत पसंद था, वो इमली ज़्यादा ही अधिक टेस्टी हो गई, वो पेड़ शायद, तो इनको बहुत पसंद था। तो इन्होंने तीनों ने उस पर ताव मारा। कौन कौन? सारवार, मेहरू और मेहरवान जसवाला। हाँ। Then we continued playing, but somehow we came to know that we were observed eating these fruits and the report would be going to Baba. तो उनको पहले लगा कि हमको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन somehow किसी ने देखा था और बाबा को ये बात रिपोर्ट गया था कि बच्चे इमली खा रहे हैं। बच्चों ने इमली खा के फिर अपना खेल शुरू किया। So we got scared, so we all decided something should be said to Baba. We could not lie to him. We went and gargled and took out all the sour smell from our mouths. Then, so if Baba were to ask us, we could say we ate a little and spat it out, or some such thing. Vague answer we were going to give. तो फिर इनको पता चला कि अरे बाबा को रिपोर्ट गया है, तो ये सारे डर गए। अब बाबा अगर बुलाए तो क्या कहने का, तो इन्होंने के फटाफट पहले जाके कुल्ला बोलते हैं ना उसको, कुल्ले किया, गार्गल किया कि वो जो इमली का खट्टा बास मुख से निकल जाए। और फिर इसके बाद में उन्होंने ये तय किया कि बाबा को हम बताएंगे हमने बहुत कम खाया और बाकी का हमने थूक दिया। मतलब एक वेग रिप्लाई दे देंगे कि इस प्रकार से आपस में तय हो गया कि बाबा को कहना कि हम थोड़ा सा खा के बाकी का थूक दिया है। तो मेहरवान वहाँ कहते हैं कि ये थूक दिया कोई झूठ नहीं था, क्योंकि उसकी बीज जो है, चिंचों का हम मराठी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते कोई लिख दीजिए। तो बीज तो खाकर हम थूक ही देते हैं। तो मेहरवान कहता है बड़ी होशियारी से उन्होंने ऐसा तय किया कि खा के बाकी थूक दिया। बाकी थूक दिया मतलब चिंचों का थूकते ही है, इसमें झूठ कुछ नहीं था। लेकिन आगे क्या हुआ देखते हैं। So then, of course, Baba had us called, and Baba was in a sort of stern mood, and we started to tremble. Baba asked Sarwar, "Did you eat the fruit?" So instead of saying something, she just said, "No, Baba." तो बाबा ने बच्चों को बुलाया और बाबा बहुत गुस्से में थे। एटलीस्ट वो वैसे दिख रहे थे कि बहुत स्ट्रिक्ट है, गुस्से में है, ऐसा बाबा ने बहाना किया गुस्से का। तो बाबा को ऐसे गुस्से में सीरियस देख के बच्चे थरथराने लगे, डर गए। तो बाबा ने सबसे पहले सारवार को पूछा, सारवार मतलब बैदुल की बेटे, कि तुमने इमली खाई? अब बाबा को इसके गुस्से में देख के, इनका पहले जो तय हुआ था सबने एक ही रिप्लाई देने का, उसने सीधा वो गड़बड़ा गई और उसने सीधा बोला, नहीं बाबा मैंने इमली नहीं खाई। And then Meru said, "Baba, we ate a little." I said, "Yes, Baba, I ate a little, but I spat it out. I had spat out the seed, तो फिर बाबा ने मेहरू को पूछा, तुमने खाया? तो मेहरू ने बोला, हाँ बाबा मैंने थोड़ा सा खाया। फिर बाबा ने मेहरवान को पूछा, मेहरवान ने जैसा तय हुआ था वैसे ही रिप्लाई दिया, हाँ बाबा मैंने थोड़ा खाया और बाकी मैंने थूक दिया। तो वो कहते हैं कि मैंने उसका बीज जो है, सीड्स जो है वो थूक दिया था। अब बाबा तो बाबा है, ये सब कुछ जानते हैं। Baba बच्चे nodded. को
चाहे बड़े हो, किस प्रकार से आदमी डरता है, लोभ में आता है, इसका एक सुंदर ये कहानी है। Baba nodded his head on his head and he said, "Is there a stick somewhere here around?" So somebody handed him an umbrella and Baba gave a whack to Sarwar on the head. तो बाबा ने ऐसा ऐसा किया और सीधा पूछा, यहाँ पर लकड़ी है, काठी है ना, इनको छड़ी छड़ी ठोकने को बच्चों को। तो ये लोग भी बाबा के मंडली बड़े एकदम स्मार्ट रहते, एकदम प्रॉम्प्ट रहते थे। तो छड़ी नहीं थी तो किसी ने बाबा को छतरी दे दी और बाबा ने छतरी से पिटाई शुरू की। तो पहले बाबा ने सारवार के सर पर छतरी से हे किया, ठोका उसको। Then he said to Meru, "Put your hand out." And Meru got a whack, and I had to put out my hand, and I got a whack. Then he said to Sarwar, "Did you eat?" तो No, फिर Baba. बाबा ने सारवार के सर पर छड़ी मारी। तो बाद में उन्होंने मेहरू को बोला, तुम्हारा हाथ आगे करो, और मेहरू के हाथ पे छड़ी मारी। फिर बाबा ने मेहरवान का नंबर आया तो मेहरवान को भी बाबा ने छड़ी मतलब वो छतरी से मारी। इसके बाद में फिर बाबा सारवार की तरफ गए और सारवार को बाबा ने पूछा, तुमने खाया इमली? तो सारवार फिर से झूठ बोल रहे हैं, बोलती नहीं बाबा। फिर बाबा ने उसको ये छतरी से मारा उसके। फिर पूछा, तुमने खाया? वो बोलती नहीं बाबा। फिर बाबा ने उसको एक बार छतरी से पीटा। तो इस प्रकार से 3 वैक के बाद फिर 1 मिनट यहाँ पर उसके बाद बाबा ने पूछा, टेल द ट्रूथ, डिड यू ईट? फिर बाबा कहते सत्य बताओ, तुमने खाया? And eventually she had to say yes, Baba. और फिर अंततः फिर सारवार ने 3 बार ठोका खाने के बाद वो बोलती है, उसको बोलना ही पड़ा, हाँ बाबा मैंने खाया। मतलब देखो, बाबा तो जानते थे लेकिन उन बच्चों में सत्य की आदत किस प्रकार डाल रहे थे। So I think that was the one time I had got a whack from Baba in my whole life with him. वास्तव में मेहरवान कितना छोटा बच्चा था, तब से अंत तक बाबा के साथ रहा। हर बर्थडे पर बाबा उसको बराबर बुलाते थे, कई बार बुलाते थे। वो नौकरी करने लगा तब भी, तो नौकरी के टाइम में भी वो कहता है कि मैं मेरी छुट्टियां जो है, रजा होती है ना, लीव, उसको संभाल के रखता था कि बाबा के जन्मदिन में जाने के लिए। तो लेकिन पूरे जीवन काल में मेहरवान कहते ये एक ही प्रसंग था जब मुझे बाबा से मार पड़ी। Many years later, Meherwan recognized in hindsight, it was in truth not the whacks we got, but the fact that we had displeased Baba that really hurt us the most. तो कई चीज़ें हैं, हमें बाद में उस चीज़ का अर्थ समझ में आता है, या उस घटना के द्वारा हमें बाबा क्या सीख देना चाहते हैं, या उस घटना का महत्व या उसका जो भी है हमारे कई बाद में समझ में आता है। दूरंदेश जिसको कहते कि बाद में समझ आना, तो मेहरबान कहते हैं कि बहुत बाद में मेरी समझ में आया कि ये मार, सत्य असत्य ये महत्वपूर्ण नहीं था। यहाँ बात क्या थी, हमने बाबा को डिस्प्लीज किया, हमने बाबा को नाराज किया, ये महत्वपूर्ण था। और हम सभी बाबा प्रेमियों को, यदि हम अपने आप को बाबा प्रेमी कहलवाते हैं, तो हमारा पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा ड्यूटी है नॉट टू डिसप्लीज बाबा। बाबा को दुखाना नहीं है। और कैसे? जो बाबा को पसंद नहीं है वो नहीं करना, वो नहीं बोलना, वो नहीं सोचना। उनके किसी भी प्रेमी का दिल दुखाना मतलब स्वयं बाबा को डिस्प्लीज करने जैसा है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना पड़ता है। और आज क्या परिस्थिति है ये आप लोग ही देखिए और तय करिए। While the women rested and the children endeavored not to make too much mischief, Baba resumed his mast work. तो जब महिलाएं आश्रम कर रही थी और बच्चे प्रयास कर रहे थे कि वो ज़्यादा शैतानी नहीं करे, बाबा का मस्त कार्य चालू था। Erach and Kaka brought him what they deemed a good must on January 18. 18 जनवरी को एरच और काका ने एक मस्त को या कुछ मस्तों को बाबा के पास लाया जिनको वो समझते थे कि बहुत अच्छा मस्त है। Baba Christian Sri Shariat Khan
Baba christened him Shariat Khan for his habit of repeating, "This is the Shariat, that is the Shariat, everything is Shariat." तो बाबा की जैसे आदत थी, सबका नाम उपनाम रखने की बाबा की आदत थी। जैसे मेरे पिताजी पहली बार बाबा को मिले थे तो बाबा ने नाम पूछा तो उन्होंने, उनका सरनेम बड़े था तो बड़े बताया तो बाबा को बड़ी मज़ा आया बाबा हंस रहे थे और ऐसा चिन्ह किया। लेकिन आगे बाबा उनको एक खामरी तंबू बोलते थे। तो हर एक के बाबा ने सबके नाम रखे हैं आपको, ये बाबा और बहुत सुंदर नाम रखते थे, उपनाम रखने की या ऐसा नाम देने की बाबा की आदत थी। तो ये जो मस्त था उसको बाबा ने नाम दिया, उसका नामकरण बाबा ने क्या किया, शरीयत खान। क्यों? क्योंकि उस मस्त को आदत थी हमेशा बोलने की, ये शरीयत, ये शरीयत है, वो शरीयत है, वो बोलता था ये शरीयत है, सब कुछ शरीयत है, ये शरीयत है, ये शरीयत है, ये ऐसा बोलने की उसकी आदत थी, इसलिए उसका नाम बाबा ने शरीयत खान रखा। आगे Shariat Khan in turn called Baba king of the world. और शरीयत खान बाबा ने बाबा को क्या कहा, पूरे संसार का राजा कहा, किंग ऑफ द वर्ल्ड। Donkin called him a young fellow who always wore a shabby old face cap cramped so far over his head that his ears were forced out sideways like the handle of the trophy cup. तो डॉन्किन ने उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। डॉन्किन कहते हैं उसके बारे में, शरीयत खान के बारे में, कि जो यंग था और हमेशा बहुत ही एक तुच्छ, एकदम सादी गंदी ऐसी सादी सी टोपी हमेशा पहनता था जो उसको बराबर फिट नहीं होती थी। तो वो उसके बाहर से उसके कान आते थे जैसे कि ट्रॉफी का कप हो, ऐसा बहुत सुंदर वर्णन उसने किया है। और ये कैप हमेशा सारी एकदम क्रैम्प, मतलब क्या कहेंगे उसको, मतलब हाँ पर हिंदी में आप बोलो, मराठी तो मैं भी समझ सुकुड़ी हुई क्रैम्प वैसी होती थी। और उसके सर के लिए ये छोटे हो जाते थे और उसके कान बाहर आ जाते थे, जैसा कि लगता था कि ट्रॉफी का कप है। A strange, inane, non-stop babble of words and phrases chased each other out of his mouth like the disordered flight of leaves on a windy autumn day, but no one could make head or tail of what he said. Windy, it's not windy. Don't make mistakes, please. तो वो इनैन मतलब बेहुदा, तो वो ऐसे एक स्ट्रेंज, अजीब, अद्भुत भाषा में, बेहुदा भाषा में, शब्दों में ऐसा बड़बड़ा था कि उस शब्द का हम समझेंगे तो कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे बेहुदा जैसे कि पानी उबलता बाहर आ रहा है ना, वैसे उस प्रकार से उसके शब्दों का बड़बड़ाना, फ्रेजेस का, वाक्य प्रचार का, शब्द सतत वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता था, कई सारे शब्द बढ़ता था, इतने फटाफट चेसिंग ईच अदर, जैसे कि एक दूसरे का वो पाटला कर रहे हैं, एक दूसरे को चेस कर रहे हैं। और ऐसा लगता था, डॉन्किन कहते हैं इतना बड़बड़ाता था, बेहुदा शब्द उसके मुख से लगातार होते थे कि डॉन्किन कहते हैं कि पतझड़ के मौसम में जैसे पत्ते सारे गिर जाते हैं, इस प्रकार से वो दृश्य लगता था जब ये शरीयत खान बड़बड़ाता था कि इन शब्दों का किसी को कोई अर्थ ही नहीं समझ में आता था, कि वो क्या कह रहा है, ये समझ में नहीं आता था। In addition to being a Jamali must, Shariat Khan was also a Mehboobi, described in the Wayfarers as a moderately rare type of who invariably wears some articles of feminine attire such as few bangles, a ring on his finger, earrings or an old choli, a kind of bodice. तो ये शरीयत खान जो था ये जलाली मस्त था, मतलब बहुत गुस्से वाला, लेकिन ये फिर भी एक दुर्लभ टाइप का, दुर्लभ प्रकार का मस्त था। ये शरीयत खान में जलाली और महबूबी, ये दो प्रकार का मिश्रण का ये मस्त था। वो जलाली भी था और महबूबी मस्त भी था। महबूबी मस्त मतलब जो महिलाओं के जैसा चाल चलन या थोड़ा रहन सहन करता है, कुछ बैंगल्स पहने
तो आगे चलते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। Anyway, so sorry for this, so sorry बाबा for this disturbance। हाँ, तो जो महबूबी मस्त होता है, ये महिलाओं के कुछ या तो चोली पहनेगा, या तो बैंगल्स पहनेगा, या इयररिंग पहनेगा, या हाथ में अंगूठी पहनेगा। तो इस प्रकार से ये शरीयत खान भी थे। ही इज नॉट एफिमिनेट मतलब जनाना, एफिमिनेट मतलब जनाना, वो जनाना नहीं है। एंड डज नॉट वियर अ साड़ी, वो साड़ी भी नहीं पहनता है, वो मर्द ही। लेकिन महबूबी मस्त मतलब थोड़ी हरकतें महिलाओं जैसी करेगा। तो शरीयत खान जलाली भी था और महबूबी था, ये अजीब कॉम्बिनेशन शरीयत खान का था। Shariat Khan loved टू सिंग, तो इसको गाना गाना बहुत अच्छा लगता था शरीयत खान को। and would burst into spontaneous dance at the slightest provocation, jingling the strings of bells he tried to his ankles and toes, docile and affectionate. डोसाइल एंड अफेक्शनेट मतलब एकदम विनम्र, सीधा साधा। तो इसको गाना इतना पसंद था, और थोड़ा सा भी अगर उसको प्रोवोक किया या कोई आवाज़ आ गई गाने का या घंटी के, तो वो तुरंत ताल पकड़ के नाचना शुरू कर देता था। और बहुत, लेकिन वो भद्दे तरीके से नहीं, बहुत विनम्रता से, सीधे तरीके से। Docile and affectionate, Donkin wryly concluded, although not so everybody's taste. नॉट टू एवरीवन्स टेस्ट। तो डॉन्किन इसको थोड़ा व्यंग्यात्मक कहते हैं कि ये शायद सभी को पसंद नहीं आएगा इस तरह का। Baba brought Shariat Khan back to join the Mast Ashram. His तो entourage. उसको मिलने के बाद, जहाँ काका बारिया एरच ने उसको ढूंढ निकाला, वहाँ बाबा उसको मिलके फिर उसको बाबा वापस लेके आए कि आश्रम में उसको दाखिल करने के लिए। His entourage reached the Links compound at noon on January 20. तो 20 जनवरी दोपहर को वो लिंक्स के कंपाउंड में जो पीछे मस्त आश्रम था, वहाँ पर शरीयत खान ज्वाइन हो गया। This was the women's last outing in Bangalore, and afterward they settled back into their quiet day-to-day तो routine. ये महिलाओं का आखिरी बाहर का आउटिंग था। कौन सा? गोमतेश्वर, हुबेड़ी और ये सब उन्होंने, बाबा भूटान। इसके बाद में वापस उनका रोज का रूटीन शांति का आश्रम में एकांतवास का शुरू हो गया। Rana resumed her work on the 10th circle painting. She also completed her portrait of Baba, but she was not happy with it. तो रानो गेली का काम चल रहा था इसी समय कि जो 10 सर्कल्स है ना, 10 सर्कल्स, तो इसका पेंटिंग जो है वो रानो गेली का महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट कार्य उस समय रानो गेली का चल रहा था, वो उसने चालू किया। साथ ही में वो बाबा का पेंटिंग भी इस समय कर रही थी, लेकिन वो खुद ही वो पेंटिंग के साथ खुश नहीं थी। बहुत सुंदर ये दिलचस्प कहानी, आगे सुनना। Just as she was trying to identify what was wrong, Baba appeared in her studio, picked up one of the brushes, and added a tiny dab of paint to the left eye, warning her not to disturb it afterward. It was the perfect finishing touch. तो ऐसे ही एक बार वो अपने स्टूडियो में थी और वो सोच रही थी कि क्या गड़बड़ है ये पोर्ट्रेट मुझे ठीक। जो असली कलाकार होता है वो स्वयं ही कभी भी खुश नहीं होता है अपनी कलाकृति में, जब तक उसको लगता है कुछ कमी है, वो कमी पूरी नहीं होती तब तक वो स्वस्थ नहीं बैठता। तो ऐसे वो सोच रही थी कि इसमें बाबा के इस पोर्ट्रेट में क्या कमी है, वो सोच ही रही थी। तो बाबा उसके स्टूडियो मतलब टट्टे की झोपड़ी में वो अपना स्टैंड लगा के करती थी। तो बाबा वो उसके उस स्टूडियो में अचानक गए। बाबा ने एक ब्रश उठाया, ये श्वेतांबरी, और केवल पेंट से एक छोटा सा डैब, मतलब क्या कहेंगे, टिम्बो, केवल एक टिम्ब या रेखा छोटी सी बाबा ने पेंट से अपने चित्र पर उतारी। चित्र पर मतलब लेफ्ट आई, लेफ्ट आंख के पास बाबा ने एक छोटी सी रेखा या टिम्ब उतारा, और फिर बाबा ने रानो गेली से कहा, अब ये चित्र पूरा हो गया, अब इस चित्र के साथ तुम कुछ भी छेड़खानी नहीं करेगी। नाउ ये
मेरा स्पर्श होने के पश्चात अब ये मेरा पोर्ट्रेट परफेक्ट हो गया। सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, रानोगेली ने कई सारे चित्र उतारे हैं बाबा के, पर ये जो बाबा ने स्वयं उसको पूरा किया, ये कौन सा पोर्ट्रेट है ये मैं अब तक जान नहीं पाई। यदि आप में से किसी को पता हो तो कृपा करके मुझे बताना, आई एम ईगर टू नो इट। और इसी का मौके का फ़ायदा उठा के ना 1-2 मिनट में मैंने कुछ रखे भी है रेडी। देखो, आप देख पा रहे हैं इस चित्र को, आप देख पा रहे हैं? हाँ, ये देखो, ये रानोगेली द्वारा निकाला गया है, इतना सुंदर है। छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों प्यारे बच्चों को बाबा साथ में लिए हैं। और दूसरा भी 2-3 दिखाती हूँ। बहुत सुंदर पोर्ट्रेट है रानोगेली द्वारा निकाले गए हुए। दूसरा कहाँ रखा तुमने? ये खर्चा साइड लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना, फिर कल देखेंगे। ये देखिए, कितना प्यारा है, ये तो मुझे बहुत पसंद है। कितना सहजता से सिंपल है ना। आपने देखा था इसको? म्युझियम मध्ये ठेवले आहे। व्हेरी गुड, थैंक यू बेटा। श्रुति जियो, आपको एक जिम्मेदारी श्रुति, कल म्यूजियम में जाके उसको फोटो निकाल के हमको दिखा देना। कल भी हम ये ब्लू बस टूर पढ़ेंगे। थैंक यू। तो श्रुति है मेहराबाद में, वो ये काम करेगी, कल म्यूजियम में जाके वो चित्र लेगी फोटो और हमको शेयर करेगी। मुझे बिफोर हैंड शेयर करेगी, तो ऐसा स्क्रीन प्रेजेंटेशन में हम इसको दिखाएंगे। तो कल हम उस पोर्ट्रेट को देखेंगे जो बाबा ने स्वयं पूरा किया। अब ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कितना सुंदर। यहाँ पर देखो, ये बाबा को, आप सोच रहे होंगे बाबा कहाँ है, आदर्श माझी ड्यूटी होती है। हाँ, ग्रेट। ठीक है, तो कल दे देना। यहाँ देखो बाबा, ये लेफ्ट में कोने में आपको सिंपल तरीके से बाबा की छाया देखो। चप्पल पहनी है, ये छाता लेके कोई खड़ा है। बाबा कैसे मुख पे हाथ रख के हंस रहे। कई बार बाबा हंसते समय ऐसा मुख पर हाथ रखते थे, तो शायद अचरज में ही यहाँ हंस रहे। बहुत सुंदर फोटो है बाबा की। और ये आप जो सामने देख रहे हैं ना, ये क्या है मालूम? ये मस्तों के लिए होटल खोला गया वहाँ पर। तो ये टट्टा, ये टेबल, ये बेंच लकड़े का, और ये सारे मस्त है यहाँ पर, और कुछ मंडली है, और मस्तों के लिए होटल खोला गया था। तो जहाँ पैसा नहीं लिया जाता था, लेकिन जो मस्त लोगों को आदतें होती है, चाय पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू, पान, ये सब बाबा ने उनकी सेवा। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि इसको स्क्रीन शेयर किया तो मैंने सोचा पता नहीं वहाँ तक आज नहीं पहुँचेंगे, तो पहले बता दिया आपको। रिटर्न टू द 3 चैनल्स। तो यहाँ अब आगे का प्रकरण शुरू होता है 3 चैनल की तरफ वापस, मतलब 3 चैनल पर बाबा कार्य कर रहे थे। तो ये आउटिंग हो गया, वापस बाबा ने अपना 3 चैनल वर्किंग शुरू किया। मतलब कौन सा कि महायुद्ध का काम चल रहा था, वो बैरामंगला वैश्विक यूनिवर्सिटी का काम चल रहा था, और बाबा का मस्त कार्य। ये तीनों गहन कार्य की तरफ बाबा, और साथ में कई एक साथ बाबा का बहुत कार्य चलता था। On February 1st, in keeping with his habit of fasting during the days preceding his birthday, Baba embarked on a new partial fast of 1 meal a day. 1 फरवरी, अब बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ये सारी गतिविधियां सीधे महायुद्ध के साथ जुड़ती हैं, इसको हम ध्यान से देखेंगे। और किसी को अगर याद है कि उस समय महायुद्ध में क्या हुआ, तो वो भी बता सकता है। तो 1 फरवरी को बाबा ने अपनी आदत जो थी कि उपवास रखने की, और कैसे प्रीसीडिंग हिज बर्थडे, ध्यान देना। हाँ, अपने जन्मदिन के पहले हमेशा बाबा उपवास रखते थे, और ये आदत बाबा ने आगे कायम की। 1 फरवरी को बाबा ने अपना पार्शल, मतलब अंशतः उपवास शुरू किया कि दिन में 1 ही बार खाना खाएंगे। At the same time, it was discovered that the company that held the construction contract for Universal Spiritual Center was using substandard building materials. इसी समय मालूम पड़ा कि बैरामंगला वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र का कार्यभार जिस कंपनी को ये काम बांधकाम का सौंपा गया था, वो खराब प्रति का क्वालिटी का मटेरियल
वो बांधकाम में यूज कर रहे हैं। Baba Construction में। terminated their contract and arranged for the Mandali to complete the work, causing another 2-month delay. तो बाबा ने क्या किया, सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज कर रही कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, काम निकाल के दूसरा नहीं रखा। मंडली से बाबा ने कहा कि अब ये काम तुम स्वयं करना है, इससे वो काम में और 2 महीने का विलंब हो गया। He engaged landscape architect G.H. Crumbigel to design the garden and grounds. तो बाकी जो है बगीचा, ग्राउंड, इसका डिजाइनिंग के लिए बाबा ने जो जाने माने स्थापत्य शास्त्रज्ञ आर्किटेक्ट थे G.H. क्रुम्बिगेल, इनको बाबा ने अपॉइंट किया। किसका भाग्य अगर लिंक अवतार से जुड़नी है तो कैसे जुड़ती है, देखिए आगे इसका G.H. क्रुम्बिगेल का यहाँ पर फुटनोट पढ़ के फिर हम आगे जाएंगे। फुटनोट पढ़िए। German born Gustav Hermann Crumbigel was architectural consultant to the Diwan of Mysore. तो ये जर्मन थे, उनका नाम है क्रम्बिगेल, इनका नाम था गुस्ताव हरमन क्रम्बिगेल। तो ये जर्मन में उनका जन्म 1865 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1956 में हुई थी, और आर्किटेक्ट करके मैसूर के दीवान के साथ वो कार्यरत थे। He designed Lal Bagh Botanical Gardens and is credited with earning Bangalore, now called Bengaluru, its designation as the Garden City. तो बेंगलोर को जब हम बगीचों का शहर करके उसके आज भी पहचान है। इस बेंगलोर सिटी का पूरा जो डिज़ाइनिंग था ये G.H. क्रुम्बिगेल ने किया था, और इस प्रकार से बेंगलोर शहर को बगीचों का शहर की पहचान मिल गई। साथ ही में लाल बाग का बोटेनिकल गार्डन का भी डिज़ाइनिंग इन्होंने ही किया था। ध्यान दीजिएगा, ये जनरल की बातें जो हमको भी पता नहीं होती है यहाँ से पता चली। ही ऑल्सो प्लान द गार्डन्स एट वृंदावन। हम सब भली भांति परिचित है वृंदावन गार्डन जो है बेंगलोर का, बहुत प्रसिद्ध, अनोखा, सुंदर, जो कि मेरा माई को भी बहुत पसंद था, इसलिए बाबा अगली बार फिर से उनको वहाँ लेके गए थे। तो ये वृंदावन गार्डन का भी डिज़ाइनिंग ये G.H. क्रुम्बिगेल ने किया था, जो कि जर्मन में उनका जन्म हुआ था। आप किसी को पूछ सकते हैं अब अगल बगल में अपने मित्र परिवार में लोगों को सोसाइटी में कि भाई वृंदावन गार्डन किसने बनाई थी। शायद अभी ये ऐसे सब कुछ पता चलता है तो गूगल में डाल के भी उत्तर दे सकता है, लेकिन ये G.H. क्रुम्बिगेल ने डिज़ाइन किया था। ही वॉज incarcerated in an जरा वाचा है वाह पुढे हाँ चष्मा बदलावा लागेल। He was incarcerated in an internment camp established for German in Bangalore during World War II. तो दूसरे महायुद्ध के समय में जर्मनों के लिए जो कैंप वहाँ स्थापित किया था उसमें वो थे ना। हाँ। आगे It was said, इंटरनेट मतलब उनको बंदी बनाया था? नहीं हाँ ओके। It was said of Crumbigel that whatever he touched he adored. उनके बारे में ऐसा कहते हैं ना, जो सुनहरा हाथ है जिसको स्पर्श हो करेंगे उसका मतलब परिस जैसा हाथ है, जिसको स्पर्श करेंगे परिस जैसा हाथ है, जिसको स्पर्श करेंगे उसका सोना हो जाएगा। तो ऐसा उनका सिद्धहस्त था। सिद्धहस्त दूसरी भाषा में कहेंगे तो सादी भाषा में ये सिद्धहस्त थे। यहाँ पर कुछ ओके सर, यहाँ पर Meanwhile, Sampage Venkatpataya invited Colonel Irani to Bangalore to further harass Baba as work on the center progressed. जैसे सेंटर का कार्य की आगे प्रगति हो रही थी तो ये संपत यंगार ने ये कर्नल ईरानी जो थे इनको फिर से बेंगलोर में बुला लिया ताकि वो बाबा को और तकलीफ दे सके, हरास कर सके, सता सके। The colonel delivered 3 public lectures entitled My Experiences with Pseudo Saints, but the only saint to whom he directed his
indignation, where Upasni Maharaj, whose teaching he dismissed as an irrelevant matter, and Meher Baba himself. तो इसने सभा का आयोजन किया था ना, सभा का है ना, हाँ, कहाँ है? 3 पब्लिक मीटिंग किए थे. हाँ, उन्होंने 3 पब्लिक मीटिंग की और उन्होंने अपना भाषण दिया कि इस प्रकार से बोगस संतों के साथ मेरा अनुभव करके उसका उन्होंने ये किया था, नाम दिया था। और उसमें ज़्यादातर उन्होंने उपासनी महाराज के सिर्फ उपासनी महाराज और मेहर बाबा, उपासनी महाराज और के ऊपर ही ज़्यादा उनका बल था कि उनकी जो सीख है वो कैसी असंबद्ध है, और मेहर बाबा के ऊपर भी। डॉकिन कहते हैं, डॉकिन कॉल्स देम sarcastic and stupid and really rather a flop। तो डॉकिन ने कहा कि ये जो भाषण थे, ये जो सभाएं थी कर्नल ईरानी ने आयोजित की, सारी अयशस्वी हो गई, फ्लॉप शो हो गया और बहुत ही वो मूर्खतापूर्ण थी। एडिंग टू द कर्नल्स एम्बरासमेंट, आदि के डॉक्टर गनी, नोरीना, नदीन एंड जाल भाई अटेंडेड द लेक्चर्स एंड पेपर्ड हिम विथ questions he was unprepared to answer। तो ये कर्नल ईरानी को और अड़चन में लाने के लिए आदि के ईरानी, डॉक्टर अब्दुल गनी मुंशी, नोरीना प्रिंसेस नोरीना मैचबेली, नदीन तॉल्स्टाय, सब जाने माने लोग हैं, और जाल भाई। इन्होंने क्या किया, वो कर्नल ईरानी ने जो सभा बुलाई थी उसमें वो गए, उस सभा को सुन रहे ना, अटेंड किया इन लोगों ने, ये बाबा के लोग, आदि के ईरानी, गनी वगैरह, यस गुड। और इन्होंने उसमें उसको ऐसे सवाल पूछने शुरू किया कि जिसका उत्तर देने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे, जिसका उत्तर वो दे नहीं पाया। ऐसे ऐसे सवाल पूछे उन्होंने, ऐसा भड़ीमार किया सवालों का, और उसको उसमें अपने सवालों में फंसा दिया। अच्छा, उसका बदला लिया। Dr. Ghani retaliated by publishing a pamphlet entitled The Spiritual Hoax of Lieutenant Colonel M.S. Irani। और फिर डॉक्टर अब्दुल गनी मुंसिफ ने एक पम्पलेट छपाया, उसका नाम उन्होंने, मतलब जैसे कि वैसा, कर्नल है ना, रिटेलिएटेड मतलब बदला लिया, जैसे कि वैसा है ना। तो उन्होंने कर्नल ईरानी के ऊपर एक लिखा कि द स्पिरिचुअल हॉक्स ऑफ कर्नल एमएस ईरानी। हाँ, मतलब आध्यात्मिक फसवणूक, लेफ्टिनेंट कर्नल ईरानी के द्वारा आध्यात्मिक फसवणूक, ऐसा पम्पलेट अब्दुल गनी मुंसिफ ने छपाया, क्योंकि कर्नल ईरानी बाबा के खिलाफ लिखते थे ना आते, तो उसको जवाब में डॉक्टर गनी ने ये उत्तर में लिखा कि ये अब कर्नल ईरानी ही बंडल है, फसवणूक करता है, फंसाता है लोगों को। The colonel then goaded Venkat Pataya into composing a booklet called Meher Baba, the greatest hoax of 20th century, or how an Irani youth bloomed into a world teacher। तो इसका बदला लेते हुए कर्नल ईरानी ने वेंकट पतैया को उकसाया कि तुम भी अभी एक बुकलेट छपाओ, और उसका उन्होंने नामकरण किया कि मेहर बाबा 20वीं शतक के सबसे बड़े आध्यात्मिक फंसाने वाले है ना। इस प्रकार से उन्होंने उसको प्रेरित कर दिया, और किस प्रकार से एक ईरानी लड़का जो है इस संसार में जगत गुरु करके सबको भूल गया है, ऐसा मतलब मेहर बाबा मतलब ईरानी थे, तो ईरानी लड़का कह रहे हैं मेहर बाबा की, ये 20वीं शती में कैसा एक ईरानी लड़का संसार का गुरु बन गया है। द अटॉर्नी कॉल्ड बाबा's टीचिंग्स nauseating, मतलब बहुत ही घिनौने, इमोरल एंड डिस्गस्टिंग, रबिश, घिनौने, कचरा। तो कंक्लूडिंग with the hope that Baba would soon disappear into obscurity and cease to menace mankind। तो इसमें उन्होंने
ऐसा उम्मीद किया, मतलब इतना गंदा बाबा के बारे में लिखा कि बाबा की सीख जो है एकदम वमनकारी, गंदी है, अनैतिक है, एकदम घिनौनी और कचरा है, बाबा की सीख अच्छी नहीं है। और इस प्रकार से उसने अंत में कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही बाबा स्वयं अंधकार में चले जाएंगे और ये जो मानवता को खतरा है, मानवता उससे बच जाएगी। इतना गंदा सब कुछ उन्होंने लिखा बाबा के बारे में। Early in तो February, पूरा किताब में कुछ देखना नहीं, बाबा का लेक्चर में देखना नहीं पड़ता, लेकिन इनके इतने गंदे शब्द यूज किए हैं तो इसका सबका अर्थ ढूंढना पड़ता है। early in February, Baba also began formulating new travel plans, including a temporary shift to Mehrabad in June before returning to Bairamangla in October, when accommodations at the Universal Spiritual Center were said to be completed. Donkin surmised that this is the way of starting the move, first bomb, then burst. आपकी समझ में आया? तो देखो हमेशा जैसा अब यहाँ से भी, जबकि जी थैंक यू, तो बैरामंगला कायम वास्तव्य करने का सोच रहे थे। अब चंद महीने ही हुए तो फरवरी के शुरू में ही बाबा ने अपने नए ट्रैवल के प्लान घोषित करना शुरू किया। और ऐसा बताने के लिए बाबा ने ऐसा कहा कि मेहराबाद हम टेम्पररी, तात्कालिक रूप से हम शिफ्ट कर रहे हैं मेहराबाद, और जब बैरामंगला का जो रहने का वास्तव्य का आश्रम का ठिकान है ये पूरा हो जाएगा तब हम वापस आ जाएंगे। और डॉन्किन जो है तुरंत समझ जाते थे बाबा की सभी मूव्स को, जो कि हालांकि अभी अभी ज्वाइन हुए थे, लेकिन वो कहते हैं दिस इज द वे ऑफ स्टार्टिंग द मूव। बाबा का निकल पड़ने का ये तरीका है। फर्स्ट बॉम्ब हैज बर्स्ट, पहला बॉम्ब फूट गया है अभी कि बाबा अभी यहाँ से जाने वाले हैं। कैन यू कंटिन्यू? इफ यू कैन यू कंटिन्यू, इफ यू कैनॉट देन यू कैन। In the meantime, the women looked forward to celebrating Baba's 46th birthday. मीनवाइल इसके दौरान बाबा का 46वां जन्मदिन आ रहा था, उसको मनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। जैसे कि हमने अभी जाना कि हर जन्मदिन के पहले बाबा उपवास करते थे। ये बहुत असाधारण, महत्वपूर्ण और यूनिक है बात, जो मैं भी इसमें पढ़ के ही मुझे भी पता चला, जो कि मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। एटलीस्ट मैं नहीं जानती थी इसको कि हर जन्मदिन के पहले बाबा उपवास रखते थे। तो अभी भी बाबा का 1 फरवरी से बाबा ने उपवास शुरू किया था। It will be quite amongst ourselves. तो महिलाएं लिखती है कि ये जन्मदिन बहुत सीधे साधे शांत पद्धति से होगा, हमारे में ही होगा, आपस में, है ना। Kitty wrote, and several are getting up different items for an entertainment. और हम लोग, केटी लिखती है कि अभी बाबा का मनोरंजन के लिए कई सारे आइटम का उन्होंने आयोजन शुरू किया। मतलब वही लोग लिखते थे, वही लोग प्रस्तुत करते थे, वही लोग मेकअप करते थे, ऐसा सब वही सब कुछ करते थे। There are to be no presents of any kind. All Baba likes is some lively entertainment. कोई प्रेजेंट नहीं। बाबा को क्या पसंद है? कुछ प्रेजेंटेशन में क्या है? प्रेजेंटेशन में पसंद है लाइवली, ये जिंदा कुछ गाना गाओ, स्कीट करो, नाटक करो, जो लाइव एंटरटेनमेंट, ये बाबा को ज़्यादा पसंद होता था। कोई गिफ्ट वगैरह नहीं। बाबा को क्या गिफ्ट दे सकते? तुम्हारा ही तुमको लौटाना, काहे बढ़ाई करो। I am the only one not doing anything, as all decided I would never have time to rehearse. तो किटी कहती मैं अकेली ही थी कि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि सबको लगा कि मुझे समय ही नहीं मिलेगा रिहर्सल करने का, क्योंकि खाने का ये कई सारे उसकी जिम्मेदारी थी। I would be called away at the most important point in any rehearsal, so I am left out. तो केवल जब कोई भी रिहर्सल के लिए नहीं उपलब्ध रहेगा
जैसे कि हमारा वो नाटक के समय में श्रुति को पता होगा कि वो कभी साइमन नहीं रहता था, आखिरी शो में खाली वो आ गया था, तब तक उसने मना किया हाँ। तो वो कभी थैंक यू उपलब्ध, जब कभी वो बोलती है, किटी कहती है कि जब कोई नहीं रहेगा रिहर्सल के लिए तब मुझे रिहर्सल का उसको जगह भरने के लिए बुलाया जाता था। कहाँ पर छोड़ के गए ये? अच्छा, बता के भी नहीं गए। 1 मिनट, सॉरी। There are to be no presence in I would be the Baba was entertained during the morning of the 15th by a band as well as by a concert in the evening with songs and dancing. तो जैसे कि हम देखते हैं कि शुरू के दिनों में जो है बाबा का जन्मदिन जो है ये पारसी कैलेंडर के अनुसार होता था। तो ये साल में बाबा का जन्मदिन 15 तारीख को था और 15 तारीख को सवेरे उन्होंने सवेरे सवेरे बैंड बजा के, वह रहता है ना हरिराम का बैंड वैसे, और एक गाना वगैरह गा के, सॉन्ग्स गीत गा के, डांस करके उन्होंने शुरुआत की बाबा को एंटरटेन करना सवेरे सवेरे। नथिंग वॉज प्लान फॉर द फॉलोइंग डे, दूसरे दिन के लिए कुछ भी नियोजन नहीं था। बट ऑन द इवनिंग ऑफ द 17th अनदर कंसर्ट टुक प्लेस, 17 तारीख को दूसरी कंसर्ट मतलब संगीत सभा हुई, मतलब साधारण अनौपचारिक। दिस वन फीचरिंग म्यूजिक फ्रॉम कॉल ऑफ द वाइल्ड, very likely to soundtrack of the 1935 movie starring Clark Gable and Loretta Young। तो वो कहती है कि 17 तारीख को शाम को और एक संगीत आयोजन किया संगीत का, और उसमें ये कॉल ऑफ द वाइल्ड ये कोई फिल्म होगी आप लोग जानते हैं तो, और उसमें से जो म्यूज़िक था वो 1935 की जो मूवी थी जिसमें क्लार्क गैबल ने और लॉरेटा यंग ने उन्होंने गाया था कि काम किया था मैं जानती नहीं, तो वो गाना वो बाबा को प्रस्तुत करने जा रहे थे। दिस वॉज फॉलोड बाय आरती ड्यूरिंग द मॉर्निंग ऑफ द 18th। तो 18 तारीख को बाबा की आरती की गई, एज वेल एज catered meals, ice cream and another evening concert in the upstairs ballrooms of the links। तो उसमें आरती के पश्चात सबको भोजन परोसा गया, आइसक्रीम दिया गया, और शाम को फिर संगीत सभा थी लिंक में ऊपर जो बॉलरूम थी जिसका फ्लोरिंग लकड़े का था, उसमें ये संगीत सभा का आयोजन शाम को किया गया। 1-2 मिनट, ये क्या है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में, ओह सॉरी। हाँ, ओके। देयर वेर नो पब्लिक फेस्टिविटीज़, तो कोई भी ऐसा पब्लिक दर्शन बड़ा कार्यक्रम नहीं था। पेज नंबर 340 में हम अप अंटिल हिज बर्थडे बाबा हैड बीन टेकिंग 1 meal a day, but he began a 5-day milk fast on February 19 and announced a week-long seclusion between February 23rd and March 1। मतलब पूरा 1 महीना बाबा का उपवास चला। देखिए, तो 1 फरवरी से तो बाबा एक ही समय खाना खा रहे थे, फिर उन्होंने 5 दिन 19 फरवरी तक केवल दूध पे बाबा रहे, और 19 फरवरी को बाबा ने घोषित किया कि 1 हफ्ते के लिए 23 फरवरी से 1 मार्च तक बाबा एकांत में रहेंगे उपवास के साथ। Donkin recorded that Baba's appearance and moods varied from day to day, from looking well and rather mysterious, his eyes like dark pools, beautiful to look at one time to appearing preoccupied at another। तो डॉकिन लिखते हैं कि इस समय में बाबा के मूड बदलते रहे। दिन में कई बार वो अच्छे दिखते थे और कई बार एकदम गूढ़ प्रतीत होते थे। उनकी आंखें गहरी आंखें दिखती थी और ऐसा लगता था कि कहीं और बाबा सोच रहे हैं। बहुत सुंदर आंखें दिखती थी, लेकिन एक गहरे तालाब जैसे, पूल जैसी गहरी कहीं खोई हुई लगती थी। ऐसा लगता था कि वो कहीं पर और बिजी है, कुछ दूसरी दूर पर देख रहे हैं। एंड नो वंडर, as of February 20,
Nearly all of Baba's attention was focused on the war, and he saw that the women's was as well. तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। 20 फरवरी को बाबा का पूरा ध्यान युद्ध पर केंद्रित था और महिलाओं को भी वो देखभाल कर रहे थे। When Baba comes back to us at midnight time, Kitty wrote, he is often so weary and tired, and yet he will get us all to talk and tell him all the war news that we have read in the daily paper, and he will not let any side issues interrupt these daily discussions. तो इसमें किटी डेवी लिखती है कि बाबा हमारा भी ध्यान रखते थे, और जब शाम को रात को बाबा वापस आ जाते थे तो इतने वो सुस्त और बहुत थके हुए लगते थे। इसके बावजूद वो हम सबको आग्रह करते थे कि हम दिन भर में हमने जो भी न्यूज़ अखबार में पढ़ी है युद्ध के बारे में, वो सभी बारकाई से साथ, सभी डिटेलिंग के साथ उनको सुनाई जाए और कोई भी इसमें मुद्दा मिस नहीं होना चाहिए। If they do, then he will bring the conversation back to the war until everything we have read about has been said. और अगर कुछ छूट भी जाता है तो भी वापस बाबा कन्वर्सेशन युद्ध की बातों पर ही लाते थे, जब तक कि वो जो कोई मुद्दा छूट गया है उसको कवर नहीं करे। जब तक कि सब कुछ युद्ध के बारे नहीं बोला जाए तब तक बाबा फिर युद्ध की ही बातें करते जाते थे, जब तक सारा कुछ बाबा को नहीं बोला जाता। वी टॉक ओनली ऑफ द वॉर, नेवर ऑफ द कंडीशंस हियर। यहाँ के हालात के बारे में हम कभी बातचीत नहीं करते थे, किटी कहती है, केवल हम युद्ध के बारे में बातें करते थे। बाबा सेज इट विल बी वेरी बैड एवरीवेयर वेरी शॉर्टली नाउ व्हेन द स्प्रिंग ऑफेंसिव बिगिंस। बाबा कहते हैं कि जब वसंत ऋतु आएगा तब यहाँ सब जगह बहुत ही अंधाधुंध होगी, बहुत खराब परिस्थिति होगी, यहाँ पर भी बहुत खराब स्थिति होगी। Donkin recorded in the Wayfarers that on February 22, in the midst of his seclusion, war work and fasting, Baba opened a small electrified tea shop in the Mast Ashram. तो डॉक्टर डॉन्किन ने अपनी किताब जो है वेफेयरर्स, उसमें डॉक्टर डॉन्किन लिखते हैं कि ये सब हड़बड़ी गड़बड़ी जो चल रही थी, बाबा का एकांतवास चल रहा था, युद्ध का कार्य चल रहा था, उपवास चल रहा था, ऐसी स्थिति में 22 फरवरी को बाबा ने लिंक्स कंपाउंड में मस्त आश्रम के पास एक छोटी सी मस्तों के लिए चाय की दुकान खोली थी, जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं। किताब में भी यही चित्र है, उसी पन्ने पर हम अभी आएंगे। तो इसके बारे में अब सुन लीजिए। सुंदर डॉक्टर डॉन्किन का वर्णन है। डिजाइन एंड एक्सिक्यूटेड विथ एलैबोरेट केयरलेसनेस to conform to the preferences of must for the derelict houses of refreshment, furnished with 2 or 3 claudicating tables and 3 or 4 old benches. तो इसको एकदम साधारण तरीके से, एकदम केयरलेस तरीके से इसको इसलिए बनाया गया था कि उन मस्तों को वो अपना घर लगे, और इसलिए ऐसी जैसे कि त्यक्त घर होता है जिसकी देखभाल नहीं होती, क्योंकि ये लोग ऐसी जगह पे रहते थे, इस प्रकार से उसको जानबूझ के रखा गया था जहाँ पर रिफ्रेशमेंट होती है। और 2 या 3 टेबल तो तुरंत ऐसे जैसे ताली बजते बन जाएंगे सॉरी, इस प्रकार से 2 या 3 टेबल थे, 2 या और 3 या 4 लकड़ी के, पुरानी लकड़ी के बेंचेस थे, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो स्क्रीन शेयर किया है उसमें आपको दिखाई देगा, ये टेबल है, ये बेंच है उनको बैठने के लिए, मतलब अनफर्निश्ड, एकदम साधारण, एकदम पायाभूत जैसा। सॉरी कहाँ गया, ओके। टी, पान, tobacco, cigarette and beedies were at all times available free on demand
to any of the must. तो यहाँ पर क्या क्या था? चाय, पान, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, जब भी वो मांगते हैं ऑल टाइम 24 घंटा उनको ये उपलब्ध कराया जाता था मुफ्त में। ठीक है, जैसे वो मांगते गए उनको सप्लाई होता जाता था। ए लीड फ्रॉम द नियरेस्ट सर्किट सप्लाइड इलेक्ट्रिक लाइट, तो पास में से लाइट भी ली गई थी उनके लिए उस होटल में। एंड ए हैंड पेंटेड नोटिस अपॉन एन ओल्ड बोर्ड नेल्ड ओवर द फ्रंट एडवर्टाइज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मस्त होटल। तो इसको होटल का नाम भी दिया द मस्त होटल, और उसको वहाँ पर बोर्ड बना के हाथ से पेंट किया उस बोर्ड को, द मस्त होटल, हाथ से बोर्ड पेंट करके वो बोर्ड भी वहाँ टंगा गया। बाबा का काम मतलब हम समझ ही नहीं सकते, पर ये महत्वपूर्ण था और शायद युद्ध के संबंधित भी था। उसके बारे में बाबा ने आगे बोला भी है। जैसे कि राजा गोपीचंद नाटक के बाद बाबा ने कहा था अब इनके साथ का मेरा काम समाप्त हो गया, और उसके बाद में मस्त आश्रम बंद किया गया था। ऐसा कुछ होगा, एनीवे हम नहीं समझ सकते। तो इस फोटो के बारे में यहाँ लिखा है, वो पढ़ते हैं। बाबा एंड द मंडली मिंगलिंग विद द मस्त इन देयर न्यू होटल। तो यहाँ पर बाबा और मंडली सब लोगों को आप देख रहे हैं इस मस्त होटल में, इसके बारे में ये था। आगे पढ़ते हैं इस होटल के बारे में। The atmosphere was genuinely suggestive of the meaner sort of restaurant to be found by the score in the poorer parts of the teeming cities of India. तो भारत के किसी भी छोटे से गरीब इलाके में जिस तरह का एक साधारण ऐसा, हम टपरी कहते हैं उसको, चाय की टपरी कहते हैं, ऐसी उसकी एकदम दशा थी और इसी प्रकार का माहौल वहाँ पर हुआ करता था। Rano described the hotel as a mock tea shop where everything was a little dusty and little crooked, and where the must could indulge their innocent vices. हाँ, तो यहाँ पर रानो लिखती है कि एक चाय के शॉप की ये बराबर सुंदर नकल थी और सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा और एकदम मतलब डस्टी, इस प्रकार का, जिसका जैसे रहते ना टपरी का माहौल कैसा रहता है उस प्रकार का इसको बनाया गया था, जहाँ पर सभी जो मस्त है अपनी अपनी आवाज़ में अपनों को जो चाहिए पान बीड़ी तंबाकू लेकर के संतुष्ट हो जाता था। बहुत सुंदर। The must were delighted with a place where they could gather. तो मस्त बहुत खुश हो गए थे एक जगह पे। यू जस्ट इमेजिन क्या माहौल होगा, वो क्या आध्यात्मिक सरचार्ज होगा। इतने अलग अलग भूमिकाओं के इतने प्रगत आदमी एक जगह पे हैं। एक समय बाबा सबको खुश कर रहे हैं उनकी डिमांड दे करके। क्या ओनली बाबा कैन थिंक ऑफ सच थिंग्स एंड डू सच थिंग्स। अद्भुत है। आप सोचो ना, क्या बाबा ने सोच के इसको किया होगा। एक समय सारे मस्त, ये मस्त आपस में कैसा व्यवहार करते होंगे। आई ऑलवेज वंडर। इसके बारे में आपको कुछ पता है तो पता है। आपस में ये मस्त जब इकट्ठे होते थे तो जिनको दुनिया का भान नहीं है वो आपस में कैसा वार्तालाप या क्या जब ये इकट्ठे होते थे तो कैसा माहौल होता होगा। वंडरफुल। आई थिंक क्या करते होंगे वो। Isn't it? ये अद्भुत है। किस प्रकार का उनका बिहेवियर होगा एक दूसरे के साथ, क्या करते होंगे। सभी मस्त है, सभी एडवांस सोल्स हैं, प्रगत है आध्यात्मिकता में। The must were delighted with the place where they could gather. ये ऐसी जगह से मस्त बहुत खुश हो गए कि तो जहाँ पर वो एकत्रित आ सकते हैं। No rupee change hands. यहाँ पर कोई बिकाया नहीं बिकता नहीं था, कोई चीज़ फ्री में दी जाती थी, तो यहाँ पर पैसे के आदान प्रदान नहीं थी। एंड बाबा इन्वाइटेड द मेन टू जॉइन द मस्ट फॉर फ्री कप्स ऑफ टी। और बाबा ने सभी जो पुरुष मंडली थी उनको भी वहाँ आमंत्रित किया कि मस्तों के साथ में वो भी वहाँ चाय पीने के लिए बाबा ने पुरुष मंडली को आमंत्रित किया। क्या भाग्य उनका हुआ। ड्यूरिंग द इवनिंग आफ्टर द ऑफिशियल ओपनिंग
of the Mast Hotel just before he was to begin his 1 week seclusion, Baba took the woman out for another visit to Lal Bagh Botanical Garden. तो पुरुष लोगों को तो ये मौका मिल गया वहाँ पर चाय वाय पीने का मस्तों के साथ उनके होटल में। तो जब ये मस्त होटल का इनॉग्रेशन है ना, उद्घाटन होने के पश्चात उसी दिन शाम को बाबा महिलाओं को भी ध्यान देते थे। और जब बाबा ने अपना 1 हफ्ते का एकांतवास शुरू करने के पहले शाम को बाबा महिलाओं को फिर से लाल बाग बोटेनिकल गार्डन घुमाने के लिए लेके गए। He also had them driven out nice road to Eagle Rock. तो ईगल रॉक नाइस रोड पर भी बाबा उनको घुमाने के लिए लेके गए। ईगल रॉक इज अ नेस्टिंग ग्राउंड फॉर द टफ्ट इंडियन रॉक ईगल आउल। अब ये जगह क्या है देखनी पड़ेगी, आप उसको गूगल कर सकते हैं। अब आगे का पैराग्राफ बहुत सुंदर है पर वो बहुत बड़ा है और इसको हम शायद कल करेंगे, है ना, कि कर ले, 3 मिनट है टाइम। आप क्या चाहते हैं? एक थोड़ा सा यहाँ पर ये जो है